हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। आज हम लोग भौतिकी विज्ञान में मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी का 3 महत्वपूर्ण पॉइंट करने वाले हैं, जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के एनालिसिस के साथ साथ वो सभी फैक्ट के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे उस कॉन्सेप्ट के द्वारा इन क्वेश्चन को भी हम समझ पाएँ, हल कर पाएँ, आंसर दे पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक पावर होगा, फिर उसके बाद मास का करेंगे, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करेंगे। ये तीनों टॉपिक आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है यांत्रिकी का हम लोग कार्य कर चुके थे। शक्ति, द्रव्यमान और न्यूटन के गति नियम आज करने वाले हैं, और आगे के दिनों में हम लोग ये सभी पॉइंट को करने वाले हैं। और इन सभी का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके के एनालिसिस के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट और स्टोरी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चुनिंदा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ। तो आज हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा शक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं कि शक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो चलिए हम इन सभी फैक्ट को जानते हैं। तो ये सभी फैक्ट जानने के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। तो देखिए, किसी निकाय द्वारा यानी किसी के भी द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी एकांक समय में यानी निश्चित समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने की दर जो होती है, कार्य करने की दर को शक्ति यानी कार्य करने की दर का मतलब हम बताए थे कि दर जब भी बोले तो बाय में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, अगर कुछ उसमें खामियां लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। जूल पर सेकेंड या वाट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में एक बहुत अच्छा सेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, जिससे आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी। और शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय। ठीक है, तो शक्ति के बारे में इनकी इतनी जानकारी आप लोग को होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं।
ऊर्जा स्थानांतरण दिया हुआ है सर, ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग फिर से एक बार करते हैं कि सर हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि जब भी ये वस्तु इस वस्तु पर कार्य करेगा तो ये अपना ऊर्जा इसको देगा, और अगर ये वस्तु फिर किसी दूसरे वस्तु पर कार्य करेगा तो ये अपना ऊर्जा इसको देगा। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, नष्ट या उत्पन्न नहीं होता। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई कारक मतलब कार्य करने वाला t समय में w कार्य करता है, यानी समय t दिया हुआ है और कार्य w दिया हुआ है, तो उसकी पावर यानी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति क्या होगी कि सर कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर यानी क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय कहने का मतलब है कि सर P बराबर W/T, P बराबर W/T यानी कार्य बटा समय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? सब फार्मूला का खेल है। अगर किसी टॉपिक का फार्मूला आपको याद है तो उसका 50 to 60% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो फार्मूला याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है। तो W का अर्थ क्या है? हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है कि सर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो W का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। अब देखिए गति पे कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य करने की गति कहलाती है, तो गति पर कंफ्यूज नहीं होना है। वही कह रहा है, जो दर कहता है वही गति का सेंस देता है। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की गति को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सर आप जानते हैं कि गति और दर एक समान सेंस देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ध्यान रखें ये क्वेश्चन देख रहे हैं 2 बार पूछा गया है, एक 5/10/2018 में और एक 22/10/2018 में, यानी सेम एग्जाम में पूछा गया है। दिन अलग अलग है और शिफ्ट भी अलग अलग है, बाकी प्रश्न जो है आपका सेम है और ईयर भी सेम है। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए गति जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, तो इससे ना उलझे, इसको याद रखें कि गति मतलब क्या होता है? दर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य के गति को मापती है? और ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो किए गए कार्य की गति को कौन मापती है? अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए कि सर शक्ति मापती है। कौन मापती है? शक्ति मापती है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति बराबर क्या हो जाता है? W/T। इसका इस्तेमाल, इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है। इसको हम लोग उद्योग यानी शक्ति का उद्योग मात्रक कहते हैं, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति कहने का मतलब है हॉर्स पावर, इसको हम लोग शक्ति का उद्योग मात्रक कहते हैं। हम लोग भौतिकी के पहले कक्षा में भी इसके बारे में चर्चा किए थे, तो जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह मात्रक जो है यानी हॉर्स पावर का जो मात्रक है वो जेम्स वॉट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स वॉट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और इस बात को भी याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 4
यानी 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? बोल रहा है कि जो 10 न्यूटन बल है और 5 न्यूटन बल है वो किसी एक वस्तु में एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं, तो उस वस्तु पर कार्यरत बल क्या होगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो नेट फोर्स के बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक नया स्लाइड लेते हैं और नेट फोर्स को हम लोग समझते हैं कि नेट फोर्स क्या है। देखिए, नेट फोर्स यानी परिणामी बल। नेट फोर्स निकालने के लिए हम एक सूत्र को याद रखेंगे, एक फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या होता है सर? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ये हमारा जो होता है यह परिणामी बल यानी नेट बल होता है। ठीक है, परिणामी बल कहने का मतलब नेट बल होता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि अब थीटा पर डिपेंड करेगा कि सर थीटा क्या होती है, थीटा कैसे हम लोग इस पर पुट करेंगे। अगर थीटा जीरो हो जाए तो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। जब कोस थीटा 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे कि सिर्फ फॉर्मूला में हमारा बचेगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यही चीज़ हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बल जो है एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में लगाया जा रहा है यानी थीटा मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस कंडीशन को आप देख रहे हैं तो आप देख पाएंगे क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी f बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट F1 का प्लस F2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब होगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो मेरा बचेगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो जब F1 प्लस F2 बचेगा तो F1 मेरे पास क्या है? 10 और F2 मेरे पास क्या है? 15, यानी मेरा परिणामी बल हो जाएगा सर 15 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर यहीं पर बोलता कि विपरीत दिशा में लग रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता सर, 180 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर 180 डिग्री का मान आप जानते हैं कि -1 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जिधर भी वो जिस दिशा के विपरीत जाएगा तो वो नेगेटिव फोर्स को दर्शाएगा, यानी बल ऋणात्मक नहीं होता, उसकी दिशा बताती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो कौन सी भौतिक राशि? हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किया और ये रिपीटेड होता ही है, क्योंकि देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 14/8/2018 का शिफ्ट 2 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, जो एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा शक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए शक्ति। ठीक है, देखिए इसमें हम ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ के एडिशनल नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन बनाते समय हमने यह चिन्ह को इस पे डाला हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना भी लगा लो इंपॉर्टेंट कम है। जहाँ पर सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे वो आरआरबी हो,
एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर इस चैप्टर से उसका सिलेबस, इस चैप्टर का सिलेबस है तो यह क्वेश्चन पूछना लाजमी है। यानी साइंस का क्वेश्चन कहीं पर भी आता हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारे आरआरबी ग्रुप डी का वेटेज आप जानते हैं कि साइंस का वेटेज कितना है, 25 क्वेश्चन का वेटेज है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी उसको यूज किए थे, अभी भी हम लोग उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है वो देखते हैं कि सर हमको शक्ति पूछा है, यानी पावर पूछा है, पावर बराबर वाट कि पावर पूछा है सर कि पावर क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप देखे होंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो पहले हम उसका ऊंचाई निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए P बराबर जो हम जानते हैं, P बराबर जो होता है क्या होता है, W/T। तो W तो हमको दिया हुआ नहीं है, T दिया हुआ है। T दिया हुआ है सर 9 सेकेंड। T कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन W नहीं दिया हुआ है। तो W को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो W फाइंड आउट करने के लिए W का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है F इंटू S या D और एक होता है सर mgh। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको G का वैल्यू दे दिया है, M दे दिया है और H हम फाइंड कर लेंगे। तो हम इसी माध्यम से यानी mgh वाला फॉर्मूला से हम लोग वर्क निकालेंगे। तो चलिए हम लोग mgh वाला फॉर्मूला से वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग H फाइंड करेंगे और H मेरा कितना होगा कि सर वो 40 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो हमारा कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 यानी 600 सेंटीमीटर। और 600 सेंटीमीटर है तो ये सीजीएस यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, यानी 6 मीटर हमारा ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए W का हम लोग निकालते हैं, यानी कैरी निकालते हैं, mgh। तो m मेरा कितना दिया हुआ है 50, G देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H हमारा निकल गया 6। यानी इस तरीके से हमारा कितना निकल गया, 6 35 यानी 3000 हमारा यहाँ से निकल गया कैर यानी जूल, ये हमारा 3000 जूल निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे शक्ति। ध्यान रखिएगा टाइम दिया है 9 सेकेंड और वर्क हमारा निकला है 3000 जूल। ठीक है, तो कितना हुआ, हमको P निकालना है, पावर निकालना है, तो W/T। तो W हमारा कितना था, 3000 था सर, और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड दिया हुआ है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 333.33 वाट आएगा। यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर इस पे वर्क तो दिया ही नहीं है, लेकिन वर्क निकालने का बहुत सारा फार्मूला होता है, वो सभी कंटेंट्स तो आपको दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति किसके बराबर होती है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, यानी जितना वह ऊर्जा ले रहा है और जितना उस ऊर्जा को खपत करने में समय लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं औसत शक्ति, यानी एवरेज पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो इसमें से कौन सा शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र यानी P कौन सा है, तो V²/R, यही हमारा शक्ति का सूत्र है। और इसके माध्यम से हम लोग फिर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, V इंटू V/R होगा और V/R को हम लोग I कहेंगे, यानी VI = I²R, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। P जो है P = I² इंटू R, एग्जैक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान। एक टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इस द्रव्यमान पर, इस मास पर। तो द्रव्यमान के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा यहीं पर हम लोग कर लेते हैं
कि द्रव्यमान क्या है, उस पर किस तरह का प्रभाव हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसमें होता है। देखिए द्रव्यमान क्या है, इसका मान जो है हर जगह यानी एवरीवेयर, हर जगह समान होता है, हर जगह समान होता है। इसका मात्रा, इसका मान बदलता नहीं है। सबसे उसके बाद दूसरा कारण है कि यह जड़त्व को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा कारण है। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन ही द्रव्यमान से हुआ है। उसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो केजी होता है, ये सभी आप जानते हैं। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग इसका चर्चा करते चलेंगे कि द्रव्यमान से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो चलिए द्रव्यमान का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। हम लोग अभी जाने कि द्रव्यमान का प्रत्येक जगह जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो सर कौन बदलता है, तो यहाँ पर लिखे किंतु वस्तु का भार वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। इसके बारे में हमने बताया था कि भार में कैसे परिवर्तित होता है, कि भार क्या है सर, तो जो भार है ना वो क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि इसका मान जो है वो बदलते रहता है। कैसे बदल, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो कम होगा वहाँ पर इसका मान कम होगा, और जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। जड़त्व के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि जड़त्व क्या है सर, कि किसी वस्तु का जड़त्व वह गुण है जो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहेगा, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। तो इस किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और यह द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने का इकाई है। ये चीज हम लोग समझे थे, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह क्या होता है। तो जब भी हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां जो है वह गिर जाती है, टूट टूट के गिर जाती है। तो ये किसके कारण होती है, तो जब पेड़ को हम हिलाते हैं तो पत्तियां जो होती है वो अपने स्थान पर रहने का प्रयत्न करती है, बट हम लोग उस पर एक बाह्य असंतुलित बल लगा देते हैं, जिससे शाखाएं क्या होती है, डोलती है, और पत्तियां अपने वास्तविक स्थान पर बने रहने का प्रयास करती है, जिस वजह से वो पत्तियां क्या होती है, टूटकर गिर जाती है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि जब हम स्कूल में बैठते थे दर्री पे और उस पे गंदे को झाड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, छड़ी से उस पर वार करते थे, तो क्या होता था कि गंदगी बाहर आ जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो धूलकण जो है वह उसी स्थान पर रहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम लोग उस स्थान पर उसे रहने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वह गिर जाते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि भीगा हुआ कपड़ा को झाड़ने से जो पानी की बूंदें बाहर की ओर आती है वो भी जड़त्व का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल समीकरण में F बराबर होता है। तो F बराबर हम लोग जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी M इंटू ए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, RRB ALP टेक्नीशियन में 13/8/2018 का शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहाँ पूछा गया है, RRB ALP टेक्नीशियन में 13/8/2018 का शिफ्ट 2 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है फोर्स का ये प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसे पढ़कर एक बार चलिए रफली फिर भी रीड कर लेते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिकी राशि है क्योंकि इसमें मात्रक भी, परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। सदिश और अदिश के बारे में हमने बहुत ही अच्छा चर्चा किया था। इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो फोर्स के बारे में, बल के बारे में इतना कुछ हम लोगों ने जानकारी ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, अब भार बोल रहा है तो अभी हमने जाना कि सर अभी आप बता रहे थे कि भार बराबर क्या होता है, m × g। तो भार दिया हुआ है 200 न्यूटन, द्रव्यमान हमको निकालना है और g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू 10। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो m बराबर क्या हो जाएगा 20 kg, यानी 20 kg जो होगा यह हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी इस वस्तु का द्रव्यमान होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है, कि द्रव्यमान और आयतन का जो भागफल है वो क्या देता है। तो द्रव्यमान और आयतन का भागफल जो है वो हमें क्या देता है, घनत्व देता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा डीपली हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी इकाई आयतन 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मात्रा उपस्थित है, जितना भी इसमें पदार्थ उपस्थित है, यानी उसका द्रव्यमान जो भी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे P या D से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, यानी केजी पर मीटर क्यूब। अगर फॉर्मूला देखें डेंसिटी, इसी को डेंसिटी कहते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान को m से और आयतन को कैपिटल V से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बल बटा त्वरण क्या है, बल बटा त्वरण। अब बल बटा त्वरण क्या है, तो देखिए बल के फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि बल बराबर होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल बटा त्वरण, यानी बल तो इधर है ही मेरा, त्वरण को अगर इधर ले आए तो मेरा इधर क्या बचा, मास बचा, यानी द्रव्यमान बचा। तो बल बटा त्वरण जो होगा वो द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी का विस्तृत रूप यहाँ पर किया हुआ है, आप PDF के माध्यम से इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना थंब हमें ज़रूर दें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो रहा है, तो हमें आगे भी ऐसी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मान है, त्वरण का मान है जो गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, तो वह क्या है, द्रव्यमान है। कि द्रव्यमान ही ऐसा है जो किसी भी गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसका मान कहीं बदलता ही नहीं है, यह एक एग्जैक्ट यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 450 न्यूटन का भार का एक लड़की है और उस लड़की का भार क्या होगा, इसे फाइंड आउट, द्रव्यमान क्या होगा इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए भार जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m × g। भार जो होता है, वेट जो होता है, अब W लिख लेते हैं, वेट जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही होता है। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू यानी
वेट का वैल्यू दिया हुआ है 450, मास हमको निकालना है, और जी का वैल्यू जो होता है नहीं दिया हुआ रहे तो 9.8 लेते हैं और दिया हुआ रहे तो 10 लेते हैं। तो चलिए 9.8 लेके एक बार आप लोगों के पास हम सॉल्व करते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 450/9.8, यहाँ पर हो जाएगा 1 0। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9 4 4 और ये हो जाएगा 4 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 5 पॉइंट समथिंग यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 45.9 kg इसका द्रव्यमान होगा। और ये द्रव्यमान हर जगह समान होगा, भार में परिवर्तन हो सकता है बट द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए HW हम रखना चाहेंगे। इसे आप अपने तरीके से जिस भाव से हम बताएं, जिस आधार से हम बताएं, जिस फार्मूला का यूज करके हम बताए हैं उस फार्मूला या अपना कुछ नया ट्विस्ट भी लगाकर बनाएं और हमें कमेंट पर पिन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। अब देखिए यहाँ पर संवेग दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, और मोमेंटम दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। तो संवेग का फॉर्मूला आप जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है सर, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी m इंटू भी, मोमेंटम बराबर कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू भी होता है। तो m इंटू भी यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम मेरा दिया हुआ है यानी संवेग दिया हुआ है 50 kg मीटर पर सेकेंड, और मास हमको निकालना है और वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा मास निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 kg, क्या निकलेगा 10 kg, यानी ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के माइंड बोले ना कि फॉर्मूला आपको याद रहेगा बट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उस फॉर्मूला को हमको यूज करना है, और यूज करने सीख गए तो फॉर्मूला बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आप जानते हैं कि 50 to 60% फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो आता ही है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला समझने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए द्रव्यमान का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र होगा। ठीक है, बोल रहा है कि बल दिया हुआ है, बल जो है वह दिया हुआ है और त्वरण भी दिया हुआ है, तो हमको निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होगा। तो द्रव्यमान निकालने से पहले हम जानते हैं कि सर F बराबर बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमको द्रव्यमान हमको निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हो जाएगा F बाई ए, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि PYQ यही सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। RRB SSC यही क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जो चुनिंदा क्वेश्चन PYQ है वो आप लोगों के बीच हम लेके आए, और लाइक करें जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं, और हम इसी प्रकार से आगे भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमें मिलेगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक आज का हमारा जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का नियम। इससे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट PYQ है, यानी जितने टाइप के PYQ हैं, इस बात को समझिए, जितने टाइप के PYQ है उन सभी PYQ का एनालिसिस हम करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीटेड है, तो उसको हम दो दो क्वेश्चन करके लाए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं PYQ का एनालिसिस, यानी परफेक्ट एनालिसिस के साथ। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन हमारा है, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। अरे बाबा, ये क्वेश्चन पूछ दिया तीसरा नियम से,
यानी गति का 3 नियम दिए हैं न्यूटन जी ने, और यह तीसरा नियम का क्वेश्चन है। तो तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन और रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया, है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो क्या होता है कि स्थिति बताता है कि दो वस्तु है, यह जिस मान से इधर क्रिया लगाएगा इसके विपरीत भी वह इस पर बल लगाएगा, ठीक है। इधर से जो बल लगेगा उसके अपोजिट से भी बल लगेगा, यानी यह स्थिति का संबंध बताता है। ये किसका संबंध बताता है? स्थिति का, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये हम लोग अभी चर्चा किए कि ये दिशा का विपरीत होता है। बल जो लग रहा है, पहले वस्तु द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, तो दूसरे वस्तु के द्वारा जो प्रतिक्रिया होगा, इसके द्वारा जो क्रिया किया गया उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया होगा वो विपरीत दिशा में होगा। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को दिखलाता है, और इसका एक फॉर्मूला है v² - u² = 2as। इस प्रकार से 3 फॉर्मूलाएं होती है ना। तो ये तीनों फॉर्मूलाओं को हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि गति का दूसरा नियम से संबंधित है, यानी क्या संबंधित है? गति के दूसरे नियम से क्या संबंधित है? क्या संबंधित है? संवेग। क्योंकि दूसरा नियम क्या कहता है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और वह समान दिशा में घटित होता है। यही गति का दूसरा नियम है। तो संवेग में जो बदलाव आता है वह आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कहता है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल का समानुपाती होता है। यही चीज हम लोग अभी चर्चा किए, है ना, कि जो बदलाव आता है वो बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गति का दूसरा नियम। अब न्यूटन गति का दूसरा नियम अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है। तो सर बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। ये क्या करता है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। कौन? न्यूटन गति के दूसरे नियम से, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसी को हम लोग न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समीकरण एफ के नियम के रूप में जाना जाता है। जो समीकरण, यानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। F = ma, है ना। समीकरण F = ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसके नियम के रूप में जाना जाता है? तो यह द्वितीय नियम के, यानी न्यूटन का दूसरा नियम जो है, द्वितीय नियम जो है, वो बल का क्या देता है? बल का समीकरण देता है। बल का समीकरण देता है। और न्यूटन का पहला नियम क्या देता है? बल का परिभाषा। बल का परिभाषा कौन देता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। और बल का इक्वेशन कौन देता है? न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो गति का जो प्रसिद्ध नियम है ये किसने दिया? ये तो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो गलत करेगा वो साइंस को जानता ही नहीं है। तो इसका जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है और ये आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 का शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बोलते हैं ना कि एक नसीब का साढ़ होता है, वही आप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूटन गति के विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है। जड़त्व का नियम,
बल, द्रव्यमान एवं त्वरण से संबंधित नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये 3 प्रकार के नियम को किसने दिया? न्यूटन ने दिया। जड़त्व का नियम पहला नियम है, यानी पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या है कि कोई भी वस्तु अगर वो विरामावस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे तब तक वह अपने स्थान परिवर्तन की चेष्टा नहीं करता। इसी को गति का प्रथम नियम कहते हैं और गैलीलियो द्वारा दिया गया जड़त्व भी इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? यानी न्यूटन के गति का जो नियम है यह कब दिया गया था, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यूटन के गति का नियम कब दिया गया था? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया बुक जो है उस पर इस तीनों नियम को दिया गया था, उसी के माध्यम से दिया गया था। देखिए देखते हैं कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन के गति के 3 भौतिक नियम, ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस पर उत्पन्न उस वस्तु के गति के बीच संबंध बताते हैं। यानी यह नियम कब दिया गया था? 1687 में। बहुत ही रेयर केस में ही ईस्वी पूछा जाता है, यानी डेट पूछा जाता है ना, और डेट बहुत ही कम पूछा जाता है। बस याद रखिएगा, अगर कोई बुक के माध्यम से हुआ है या किसी के माध्यम से हुआ है तो उस माध्यम को आपको याद रखना है किसी भी नियम के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? यानी रॉकेट जो लॉन्च होता है वो कौन से नियम पर होता है? तो आप रॉकेट कभी देखे होंगे फिल्मों में या कहीं पर भी न्यूज़ वगैरह में, तो देखे होंगे कि रॉकेट जो होता है वो नीचे की ओर आग की लौएं फेंकता है, जिससे धुआं का प्रेशर बनता है और यह रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है। यानी इसी पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, यानी ये बल नीचे लगा रहा है और ये नीचे वाला बल इस पर लगा रहा है, जिससे यह ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो यह न्यूटन के गति का तीर्थ नियम है। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तीर्थ नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम, जो ऑप्शन ए पे निहित है। यानी इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इस तरीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे, और भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों वस्तुओं के माध्यम का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। दोनों वस्तुओं के जो माध्यम का बल है वो हमेशा क्या होता है? बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? यह किस नियम के रूप में क्या है? तो ये देखिए, अब इतना पढ़ने के बाद अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं, पुश कीजिए और कमेंट पे इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। न्यूटन गति का तीसरा नियम होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि दो वस्तु पर लग रहा है इसका माध्यम बल, और यह बराबर और विपरीत होता है। बराबर और विपरीत का जहाँ पर बात आए तो वो किस पे चला जाएगा? न्यूटन गति के तीसरे नियम पर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका आंसर यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उस खड़े व्यक्ति, यानी वहाँ पर जो खड़े व्यक्ति है, पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तभी हम लोग जड़त्व का नियम पढ़े थे। जड़त्व का नियम यानी जो भी वस्तु अपनी स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहना चाहता है, वो किसी दूसरा स्थिति में परिवर्तित नहीं होना चाहता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो अपनी स्थिति बदलना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन जब बस चलता है तो बस उसे अपने गति में लाना चाहता है, इसीलिए वह किधर गिर जाता है? पीछे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूटन गति का प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर
ये जो है यात्री वहाँ पर पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, देखिए क्या है कि न्यूटन के गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और इस प्रश्न पर ऐसा ही आधारित दिया हुआ है कि वह जो यात्री है उस बस पर विरामावस्था ही बनाए रखना चाहता है, लेकिन बस उसे गति में लाती है, इसलिए वह पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, है ना, वो क्या चाहता है कि वो तट की ओर जाना चाहता है, तो नाव क्या होगा? ठीक है तो क्या होगा कि नाव तट से दूर चली जाएगी। अगर वो किनारे की ओर जाना चाहेगा तो नाव दूर जाएगी, और अगर वो दूर की ओर जाना चाहेगा तो नाव किनारे आएगी। क्यों? यही भी गति के तीसरे नियम के अनुसार ही ये जो घटना है वो न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार ही घटित होती है। चलिए देखते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, और न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से दूर चली जाएगी। यही है न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, जानते हुए भी गलत करके आएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। किस प्रकार? इस नियम के अनुसार। ठीक है, कि ये क्या है कि 70 किलो का जो आदमी है वो 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलो के आदमी को धक्का देता है। ठीक है, तो 50 किलो वाला आदमी जो होगा वो दूसरे व्यक्ति को भी किस बल से धक्का देगा? 50 न्यूटन के बल से ही धक्का देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार कि बल का मान बराबर परंतु दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। बल का मान बराबर होता है लेकिन दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। तो अगर ये 50 न्यूटन से लगा रहा है बल तो ये भी 50 न्यूटन बल लगाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वह यह बताता है कि बल की परिभाषा क्या होती है, यानी F = ma। समीकरण 2 देता है, द्वितीय नियम देता है, और डिफिनेशन फर्स्ट लॉ देता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, है ना, कि न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार यह परिभाषा जो यानी बल की परिभाषा जो है हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। देखिए प्रणोद के बारे में भी हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा किए हैं। भौतिकी का दूसरा या तीसरा क्लास में हम लोग प्रणोद के बारे में चर्चा किए हैं। इस प्रणोद के बारे में अच्छे तरीके से जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें। प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है उस प्लेलिस्ट का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। प्रणोद कैसा होता है? स्थिर होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए कैसे होता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। यानी जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लगेगा, तो यहाँ पे प्रणोद होगा ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। यानी स्थितिज या गति अवस्था में, अगर वह विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, तो जो उस पर परिवर्तन करने का प्रतिरोध होगा, उस वस्तु के उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाइयों? उसको जड़त्व कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रहा है, उसमें परिवर्तन को वह क्या करता है? विरोध करता है कि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम विरामा में है तो हमें विरामा में ही रहने दो, और अगर गति में है तो गति में ही रहने दो। यही जड़त्व का नियम कहता है। तो जड़त्व का नियम पूरा यहाँ पर डिफिनेशन के साथ लिखा हुआ है। आप इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हम फर्स्ट में ही चलते चलते एक बार बताए थे कि जड़त्व का नियम जो है वह किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा यह जो जड़त्व का नियम है वह दिया गया है। यह पहले नियम के आधार पर है। ठीक है, देखिए जड़त्व बाह्य बल के क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विरामावस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन को क्या करती है? विरोध करती है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, कि आइजैक न्यूटन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, है ना। ये बच्चे लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही आंसर नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल क्या कहलाता है? तो यह बल क्या कहलाता है सर? यह बल जड़त्व कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखिए कि जड़त्व विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामा में उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो वस्तु की गति को में लगने के लिए उस वस्तु पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है। देख लिए। तो आज के हमारे इस क्लास का यह क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था, जो बहुत अच्छे तरीके से समझे। आज हम लोगों ने जो क्लासेस किए उस क्लास में पावर, मास और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने क्लियर किया। उम्मीद करते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट क्या है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड है। न्यूमेरिकल में बस डिजिट अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग चुन चुन के लाए हैं आप लोग के लिए, और यह एग्जाम बेस्ड यानी एग्जाम के रूप से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी का रिवीजन करते रहें। देखिए, और हमारा अगला टॉपिक जो होगा वह इन सब में से ही जो होंगे वो कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे। बड़े बड़े टॉपिक्स को हम लोग एक दिन में और छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग एक दिन में 2, 3, 4 जितने भी हो पाए हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने टारगेट रखा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आज तक पूछे गए साइंस के जितने क्वेश्चंस है, यानी जितने भी PYQ हैं साइंस के, वो सभी को हम क्लियर करें, जिससे हमें सभी में RRB, SSC यानी सभी में हमको क्या हो, सहायता मिले। और इस वीडियो को शेयर करें जिससे इस वीडियो की मतलब लाभ हर एक जिसको ज़रूरत है उसको मिल सके। तो हमारे चैनल एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन के प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है,
और अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाता है तो पीडीएफ के इस क्लिक हेयर बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ। कमेंट में बताएं और जो भी क्वेश्चन हम HW के रूप में दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में भेजें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर आप उसका सॉल्यूशन भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।